नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टू द फिलोसोफर्स। दोस्तों, क्या अभी कभी आपने सोचा है कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स नहीं होते तो आप एक दूसरे से कैसे बात कर पाते, कैसे इतनी दूरी तक संदेश भेज पाते, कैसे अपने जानकारों का, अपने रिश्तेदारों का, परिजनों का आप हालचाल ले पाते। आज हम बात करेंगे इटली के महान वैज्ञानिक गुग्लियल्मो मार्कोनी के बारे में। जानेंगे कि दुनिया के जो रेडियो के आविष्कारक थे, उन्होंने कैसे रेडियो का आविष्कार किया और कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स में अपना एक महान योगदान दिया। तो आइए जानते हैं इनका जीवन परिचय और कैसे कैसे इन्होंने अपना योगदान दिया, वो सब हम बात करेंगे आज की वीडियो में। यहाँ आप देख सकते हैं एक पोर्ट्रेट दिया हुआ है गुग्लियल्मो मार्कोनी का। यही है हमारे महान वैज्ञानिक गुग्लियल्मो मार्कोनी। गुग्लियल्मो मार्कोनी का जन्म सन 1874 इटली के बोलोग्ना शहर में हुआ था। इनके पिता इटालियन थे और इनकी माँ आयरिश थी। ये एक बहुत ही अमीर फैमिली से थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपने इन्वेंशंस में काफ़ी हेल्प मिली अपने फाइनेंसिस की वजह से। ये कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया रेडियो के संदर्भ में। इन्होंने हेनरिक हर्ट्ज की ऑर्बिचुअरी पढ़ी 20 साल की उम्र में और दुनिया का पहला वायरलेस टेलीग्राफ का इन्वेंशन किया। आइए जानते हैं इनका क्या थॉट्स थे, कैसे इन्होंने उस विचार को सोचा जो बाकी वैज्ञानिक नहीं सोच पा रहे थे, और फिर कैसे इन्वेंशंस किए। तो आइए पढ़ते हैं इनके थॉट को। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इनका एक थॉट लिखा हुआ है, माई चीफ ट्रबल वॉज दैट द आइडिया वॉज सो एलिमेंट्री, so simple in logic that it seemed difficult to believe no one else had thought of putting it into practice. गुग्लियल्मो मार्कोनी। इनका मानना था कि ये एक इतनी एलिमेंट्री चीज है कि इस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि इसको कैसे प्रैक्टिस में लाया जाए। किसी ने सोचा नहीं है कि इसको कैसे करना है। सबको पता है कि एक एलिमेंट्री चीज है, बेसिक है, लेकिन किसी को ये करना नहीं आ रहा कि इसको प्रैक्टिकल इसका कैसे करें, कैसे इसको अपना रोजमर्रा की जिंदगी में इसका प्रैक्टिकल इन्वेंट करके इसको लाया जाए। तो जानते हैं कि कैसे इन्होंने गुग्लियल्मो मार्कोनी ने सोचा इस बारे में और रेडियो का आविष्कार किया। तो पहले इनके पहले इन्वेंशन के बारे में बात करेंगे हम। यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक एटिक दिया हुआ है। यहाँ पे आप ये गुग्लियल्मो मार्कोनी का स्टैचू देख सकते हैं। ये एटिक में क्या किया था, इन्होंने अपने आप को बंद कर लिया था। बंद कर लिया था इन द सेंस, इस पे ये यहाँ पर ये रिसर्च कर रहे थे, इन्वेंशन कर रहे थे। किसका? जो हमने जो अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में बात करी थी हेनरिक हर्ट्ज के बारे में, जिन्होंने फ्रिक्वेंसी का आविष्कार किया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रूव किया था कि हाँ वो होती हैं। किससे? स्पार्क गैप ट्रांसमीटर से। स्पार्क गैप ट्रांसमीटर में जो हमारे हेनरिक हर्ट्ज से उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक स्पार्क गैप ट्रांसमीटर ले लिया था, जिसको क्या किया था, हाई वोल्टेज दिया था। हाई वोल्टेज से क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ी और वो क्या हुई, रिसीवर पे जाके टकराई। रिसीवर कॉइल थी एक, उनके एक ही कमरे में दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर रखे हुए थे। हाई वोल्टेज सप्लाई देने के बाद क्या हुआ, इस पर स्पार्कलिंग हुई थी रिसीवर पे। तो स्पार्कलिंग हुई थी, इससे पता चला कि सिग्नल हमारा जा सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, एक रूम के अंदर ये एक्सपेरिमेंट उनसे हुआ, जो कि एक छोटे पोर्शन में था। गुग्लियल्मो मार्कोनी ने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कहा कि जब ये हम स्मॉल डिस्टेंस पे जब कर सकते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो हम लॉन्ग डिस्टेंसेस पे सिग्नल को क्यों नहीं भेज सकते। तो गुग्लियल्मो मार्कोनी ने यहाँ पे इस एटिक में रहकर वही रिसर्च करी, स्पार्क गैप ट्रांसमीटर को बड़ा किया, उसका साइज उन्होंने बड़ा किया और फिर उन्होंने देखा कि कैसे हम सिग्नल्स को लॉन्ग डिस्टेंस पर भेज सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मोनोपोल एंटीना। ये एक हाई फ्रीक्वेंसी मोनोपोल एंटीना है। यहाँ आप देख सकते हैं, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। इससे हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे कम्युनिकेशन सिग्नल्स भेज सकते हैं। इन्होंने इसका उपयोग किया था
और यहाँ आप देख सकते हैं कि ही कनेक्टेड वन साइड ऑफ द ट्रांसमीटर टू ए लॉन्ग वर्टिकल वायर एरियल, जिसको एरियल कहा गया, एंड द अदर साइड ऑफ द टू द अर्थ। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ वायर दिखाया गया है, ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये ग्राउंड से कनेक्ट हो रहा है, एक तरीके का अर्थ से कनेक्ट हो रहा है। तो ये इसको क्या बना रहा है, अर्थ को एज ए कंडक्टर यूज कर रहा है लॉन्ग डिस्टेंस पर रेडियो वेव्स को भेजने के लिए। यहाँ पे आप एक मोनोपोल एंटीना देख सकते हैं, ये जो वायर है जिसको ये एरियल कहा गया है, इसने क्या किया है, इसको कनेक्ट किया किससे, अर्थ से, जिससे कि जो मोनोपोल एंटीना है और अर्थ एक तरीके से कंडक्टर का काम कर रहा है और सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजने का काम कर रहा है। तो यही उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था मोनोपोल एंटीना का, जिसका आज भी हम रडार सिस्टम्स में और काफ़ी महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन सिस्टम्स में उपयोग करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए। आइए अब जानते हैं कि बाकी साइंटिस्टों ने क्या सोचा था और क्यों ऐसा इसके बारे में नहीं सोच पाए। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, मार्कोनी ने सब साइंटिस्ट को इग्नोर किया। तो मार्कोनी ने किसी भी साइंटिस्ट की बातों पर यकीन नहीं किया, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि सिग्नल स्पेस में जाएगा या जहां वो भेजना चाह रहे हैं वहां जाएगा। उन्होंने क्या किया, जो ट्रांसमिशन था वो इंग्लैंड से किया, और जो रिसेप्शन था, जो उनको सिग्नल रिसीव करना था, वो कनाडा में था। तो यहाँ आप देख सकते हैं पोल्डू जो था हमारा इंग्लैंड में स्थित था, और न्यू फाउंडलैंड ये हमारा कनाडा में स्थित है। तो यहाँ जो हम देखेंगे अब आगे, एस फॉर सक्सेस। यहाँ एस जो हमारा सिग्नल था वो कैसे ट्रांसमिट हुआ वो देखें। बाकी साइंटिस्टों का जो मानना था वो मानना यही था जो मैं आपको बता चुका हूँ, कि अगर वो सिग्नल यहाँ से भेजना चाहें एक पॉइंट से बी पॉइंट तक, जो कि हमारे केस में क्या था, ए पॉइंट क्या था हमारा, इंग्लैंड था। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ बी पॉइंट जो हमारा है इंग्लैंड, इंग्लैंड है, और ए पॉइंट हमारा क्या है, कनाडा। तो बी पॉइंट जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड से इन्होंने क्या किया था, पोल्डू इंग्लैंड से क्या किया था, 15 किलोवाट का सिग्नल, जो 15 किलोवाट जिस सिग्नल को बनाने में पावर लगी, वो सिग्नल कहाँ से भेजा इन्होंने, इंग्लैंड से कहाँ भेजा, कनाडा में। तो जो सिग्नल था वो था मोर्स कोड की फॉर्म में, डॉट डॉट डॉट। मोर्स कोड मैं आपको बता ही चुका हूँ। मोर्स कोड एक ऐसा फॉर्म होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, जो हमारा सिग्नल हमें रिसीव होता है वो डॉट और डैश की फॉर्म में रिसीव होता है। अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में जो हम उनको कन्वर्ट करते हैं वो ऐसे करते हैं, जैसे कि आप 3 डॉट को, जो अगर 3 डॉट अगर आपको मिले हैं रिसीविंग एंड पर, तो वो उसका मतलब होगा एस। ऐसे ही अगर ए का है तो ए, अगर आप मान लो ए आपको अगर मिलता है वर्ड, तो उसके लिए आप आएगा डॉट और डैश। डॉट डैश का मतलब होगा ए। ऐसे ही अगर हम उन सिग्नल्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक वर्ड बन जाएगा और या सेंटेंस बन जाएगा, जिससे जो यहाँ पे इन्हें मिला था वो था डॉट 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 एस। तो यहाँ पे सिग्नल मिला, यही उपलब्धि थी इनकी कि इतनी दूरी पे इनको एक सिग्नल मिला, जो कि इंग्लैंड से कहाँ मिला था, हमारा रिसीविंग स्टेशन क्या थी, सिग्नल हिल कनाडा, जो कि 3500 किलोमीटर दूर थी। तो यहाँ पर दुनिया भौचक्की रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो ट्रांसमिशन तुम इंग्लैंड से कनाडा में भेज सकते हो लगभग 3500 किलोमीटर दूर तक, और वो सिग्नल आसमान में नहीं गया। साइंटिस्ट तो यही मानते थे ना कि सिग्नल आसमान में जाएगा, लेकिन आसमान में ना जाके वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया सिग्नल। तो ऐसा होने के पीछे क्या कारण था, अब हम जानेंगे कि किस वजह से ये सिग्नल, जो हमारे वैज्ञानिक सोचते थे कि ये सिग्नल स्पेस में चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, वहाँ ना जाकर कहाँ गया, कनाडा में गया। कहाँ से, इंग्लैंड से। तो उसका रीज़न हम जानते हैं कि वो क्या रीज़न था जिसकी वजह से सिग्नल हमारा वापस आया अर्थ से अर्थ में। उसका मेन रीज़न था दोस्तों, मेन रीज़न जो उसका था वो था आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर एक पर्टिकुलर लेयर नहीं होती है अर्थ की, लेकिन वो कुछ लेयर्स के अंदर प्रेजेंस होते हैं, आयंस होते हैं जो हमारे
वो प्रेजेंस होते हैं। और वो क्या करते हैं, जब हम सिग्नल को अर्थ से ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उस सिग्नल को रिफ्लेक्ट करके उस जगह पहुंचा देते हैं, उसको स्पेस में नहीं जाने देते। आयनोस्फीयर हमें यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से, जो सन की हार्मफुल रेज होती है उनसे प्रोटेक्ट करता है। यही वो जो हमारा एरिया होता है वो हमें क्या करता है, आयंस का हमें बचाता है हार्मफुल रेज से। तो आप यहाँ एक ग्राफ देख सकते हैं, ये हमारी होती है टोपोस्फियर लेयर, ये स्ट्रेटोस्फियर, ये मेसोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर। ये 5 लेयर होती है पृथ्वी की, जो कि हवा से बनी हुई होती हैं, और ये डिस्टेंस के हिसाब से क्लासिफाइड कर दी गई हैं। जो पहला आप देख सकते हैं ये हमारा टोपोस्फियर, उसके बाद आता है हमारा एक सर्टेन कुछ किलोमीटर चलने के बाद अगर आप पृथ्वी से आसमान की तरफ जाते जाओगे तो जो टोपोस्फियर के बाद जो अगली लेयर होगी वो स्ट्रेटोस्फियर की होगी, उसके बाद मेसोस्फियर की होगी, उसके बाद हमारी किसकी होगी, थर्मोस्फियर, उसके बाद एक्सोस्फियर। जो लास्ट लेयर होती है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है एयर की, वो होती है हमारी एक्सोस्फियर। तो जो हमारा आयनोस्फियर जो होता है, आयनोस्फियर कोई एक स्पेसिफिक लेयर नहीं है, ये क्या है, ये प्रेजेंट होती है मोस्टली थर्मोस्फियर में, इस रीजन में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए आप सिग्नल भेज रहे हैं यहाँ से, तो सिग्नल यहाँ से जाएगा और यहाँ से टकरा के यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए ये इंग्लैंड था हमारा, ये हमारा कनाडा है, तो यहाँ क्या हुआ, सिग्नल इंग्लैंड से भेजा, कनाडा में रिसीव हो गया, किसकी वजह से, इन आयंस की वजह से जो एयर में प्रेजेंट है थर्मोस्फियर में। ठीक है, तो ये थर्मोस्फियर में ही नहीं होते सिर्फ आयंस, कुछ इसके एक्सोस्फियर के पार्ट में भी होते हैं, कुछ मेसोस्फियर के अपर पार्ट में होते हैं, लेकिन मोस्टली जो प्रेजेंस होती है आयनोस्फियर की वो कहाँ होती है, थर्मोस्फियर के अंदर होती है। तो यहीं से क्या होता है, सिग्नल हमारा जाता है ऊपर और वापस आ जाता है, अंतरिक्ष में नहीं जा पाता। और यही जो लेयर है यही हमें सन से जो यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यहाँ से यूवी रेज आती हैं और यूवी रेज जाती हैं। तो यही रीजन था कि जो हमारे गुग्लियल्मो मार्कोनी ने जो इंग्लैंड से सिग्नल भेजा था वो कहाँ गया, कनाडा पर गया। वो कितना दूर था, 3500 अप्रोक्स किलोमीटर दूर था। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा और बात करते हैं। अब हमारा डिस्कवरी इन्होंने की, इन्होंने बताया कि कितना दूर तक हम जो रेडियो वेव्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो इतना दूर तक वो ट्रैवल कर सकती हैं, अर्थ पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। लेकिन अब इसकी हमें सबसे बड़ी उपयोगिता तब पता चली जब 1912 में 14 अप्रैल को टाइटैनिक जहाज पानी में एक आइसबर्ग से टकराकर उसके अंदर, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जाने लगा। टाइटैनिक मूवी आपने सभी ने देखी होगी, उसमें बताया गया है कि कैसे जिस जहाज को, पानी के जहाज को अनसिंकेबल कहा गया, उस शिप को कैसे एक आइसबर्ग ने डुबा दिया। अनसिंकेबल भी जो हम लोगों ने कहा था, इतनी बड़ी शिप बना दी और उसको कह दिया अनसिंकेबल। लेकिन अनसिंकेबल मतलब जो डूबे ना कभी। लेकिन प्रकृति का प्रकोप ऐसा हुआ कि वो शिप भी डूब गई। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण जो हमारा सहयोग था वो किसका था, वो था रेडियो का। रेडियो में क्या हुआ, जो हमारे गुग्लियल्मो मार्कोनी के 2 ऑपरेटर्स थे, इन्होंने क्या किया, सॉस और सीक्यूटी सिग्नल्स भेजे। जब शिप आइसबर्ग से टकराई तो इन्होंने क्या किया, शिप पे, जो शिप के क्या पार्ट था, आरएमएस कारपेथिया पे क्या किया, सीक्यूटी और एसओएस सिग्नल भेजे। तब इन्हें क्या पता चला, इससे लोकेशन पता चली शिप की, और वहां पे क्या हुआ, रेस्क्यू टीम जा पाई और लगभग 700 लोगों को जान बचा पाई। और वहां पे टाइटैनिक के जो 700 लोग थे उनको बचा पाए, वरना वो सारे ही मारे जाते। तो तब से उस इंसिडेंट के बाद से गवर्नमेंट ने और सारी कंट्रीज ने क्या किया, जो भी शिप्स समुद्र में जाती हैं सब में रेडियो को और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को अनिवार्य कर दिया गया। क्योंकि अगर कोई हादसा होता है तो यही वो सिस्टम्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम ही वो सिस्टम रहेगा जो उनको बचा पाएगा। तो गुग्लियल्मो मार्कोनी का ये जो आविष्कार था रेडियो का, आज तो हम देखते ही हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम है कितना महत्वपूर्ण है।
लेकिन तब के टाइम पे भी 1912 के टाइम पे भी ये कितना महत्वपूर्ण हो चुका था, ये टाइटैनिक के डूबने से पता चल चुका था। अब हम आगे बढ़ते हैं और टाइमलाइन को जानते हैं। टाइमलाइन किस चीज़ की, कि जो हमने लास्ट अपने वीडियो में जो बात किया था, हेनरिक हर्ट्ज के बारे में बात किया था, उसके बाद मैंने निकोला टेस्ला और थॉमस एल्वा एडिसन को कवर किया था। तो जो हमारे हेनरिक हर्ट्ज थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया, फ्रीक्वेंसी को डिस्कवर किया, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रूव किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट करती हैं। जो उन्होंने स्पार्क गैप ट्रांसमीटर था उसका एक्सपेरिमेंट किया, जिससे उन्होंने उनके रूम में उन्होंने ट्रांसमीटर को रखा, हाई वोल्टेज ट्रांसमीटर को रखा और एक रिसीवर को रखा। ऐसे करके इनका कोई कॉइल बनी थी जो हाई वोल्टेज से कनेक्ट थी, ठीक है, और यहाँ उनका कोई रिसीवर कॉइल रखी थी रूम में उनके अंदर। तो क्या हो रहा था, यहाँ से जब उन्होंने इसको एक्टिवेट किया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन से इसमें क्या हुआ, स्पार्किंग हुई, स्पार्क दिखाई दिया, जिससे उन्हें पता चला कि कैसे ये रेडियो एक तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, तो जो कि एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो हेनरिक हर्ट्ज के बाद जो उन्होंने 1887 में डिस्कवरी करी, उसके बाद आज हमने देखा कि कैसे मार्कोनी ने ट्रांस अटलांटिक जो थ्योरी है और जो अपने रेडियो का आविष्कार है वो किया, कैसे उन्होंने इंग्लैंड से कनाडा तक सिग्नल भेजा और कैसे उन्होंने मोनोपोल एंटीना का आविष्कार किया, जिससे कि हम लॉन्गर डिस्टेंस पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हम आगे जाएंगे। 1906 में क्या हुआ था, ऑडियो और रेडियो का जो हमारे सिग्नल्स हैं उसमें उसको आविष्कार कर लिया गया था 1906 में। अब तक हमने 1901 में मार्कोनी के ट्रांस अटलांटिक जो सिग्नल था, हमने सिग्नल किस फॉर्म में भेजा, मॉर्स कोड की फॉर्म में भेजा था। किस फॉर्म में भेजा, मॉर्स कोड की फॉर्म में भेजा था, ठीक है। तो मॉर्स कोड की फॉर्म में सिग्नल भेजने के बाद अब यहाँ हम जब 1906 में हम बात करेंगे तो वो ऑडियो और रेडियो की फॉर्म में सिग्नल को कैसे भेजेंगे वो देखा था हमने 1906 में। लेकिन अब हम अपने अगले वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे जे थॉमसन के बारे में, क्योंकि साइंटिस्टों ने 1900 तक ये तो देख लिया था कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जो उसका नेचर होता है, फ्लूइड नेचर होता है, वो चीज़ हम जान चुके थे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर की रियलिटी हम नहीं जान पा रहे थे कि चार्ज कैसे फ्लो करता है। तो जे थॉमसन, यहाँ आप देख सकते हैं एक महान वैज्ञानिक जे थॉमसन है। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, एक ट्यूब से उन्होंने पता लगाया कि कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब इन्होंने यूज़ किया था, जिससे उन्होंने फिगर आउट किया कि कैसे कौन से वो कैरियर्स होते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। वहीं आविष्कार हुआ था इलेक्ट्रॉन का, जिस पर क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक हमारे थे जे थॉमसन। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके बारे में, और आज हम अपने वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आप देखते रहिए टू द फिलोसोफर्स। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने लास्ट वीडियो में थॉमस एल्वा एडिसन, जो कि एक महान वैज्ञानिक और इन्वेंटर थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वो आप जाके देख सकते हैं। और सारी वीडियोस जो द फिलोसोफर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीरीज़ में मैं कवर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उन सभी में वो उन सभी को दर्शाती हैं कि कैसे उन वैज्ञानिकों ने इन पर रिसर्च करके उनका इन्वेंशन किया, और आज हम कितनी आसानी से वो सारे काम कर पा रहे हैं, जो कि अगर वो इन्वेंट नहीं करते तो आज लगभग इम्पॉसिबल होते हैं। तो आप बने रहिए, देखते रहिए टू द फिलोसोफर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।